सबसे पहले अनस ये बताइएगा, एक ओवरव्यू दीजिएगा कि क्या इस मुलाकात के दरमियान, इस मुज़ाकरात के दरमियान तय पाया गया है दोनों फरीकों की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं और मंसूर साहब दोनों यहीं पर मौजूद थे कल। पूरा दिन हमने कवरेज की। मेरे ख्याल से जो 16 घंटे 17 घंटे की जो नेगोशिएशन हुए हैं उसके फ्रूटफुल आउटकम निकले हैं। द फैक्ट कि एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, टेक्निकल टॉक्स आज से शुरू हो जाएंगी, अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएंगी, बल्कि उसके बाद द फैक्ट के कमिटीज के कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जो है, डी कॉन्फ्लिक्टिंग सेल्स बना दिए गए हैं, ये बजाय एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस फॉलो अप मुज़ाकरात के जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंडर हुए, उसकी सक्सेस को जज करने के लिए मेरे ख्याल से मुज़ाकरात जो है वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में थे। थोड़ी बहुत हिकअप्स तो आती रहती हैं, क्योंकि ये एक ऑन गोइंग चलता कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसी तनाजुर के अंदर मेरे ख्याल से जो मुज़ाकरात है, जो अचीव इस्लामाबाद का पाकिस्तान करना चाहता था मुज़ाकरात की सक्सेस को लेके और मायना खेज मुज़ाकरात बनाने में, वो जरूर कामयाब हो गया जी। अच्छा अनस साहब, देखिए इस मुज़ाकरात के जो एमओयू हमारे पास आया उसमें एक सबसे जो एक बड़ी चीज़ हमारे सामने आई थी वो ये थी कि जितनी भी रीजनल वॉर्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और जितने भी रीजनल अलाइज हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। जब हम रीजनल अलाइज की बात करते हैं तो यानी कि अमेरिका को इसराइल को कंट्रोल करना पड़ेगा और हमारे पास जो ईरान है उसको हिजबुल्लाह को कंट्रोल करना पड़ेगा। कितनी सीरियस जो है, कितनी पेशरफ्त हो रही है इस हवाले से कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को और अमेरिका जो है वो ईरान को रोक सके इस मुज़ाकरात के अमल को सबोताज करने से? देखिए, अमेरिका इसराइल को रोकने में नाकाम रहा है, ये बात तो बड़ी क्लियर है। हमें नजर भी आता है कि लेबनान पर जारी बिल्कुल। हमले जो हैं वो इस बात की अक्कासी हैं कि अमेरिका अपनी कमिटमेंट में नाकाम हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका ने एक बात जरूर बावर करा दी है कि अगर वो नाकाम है तो उसके बावजूद भी अमेरिकी साइड जो है वो इसराइल को उस तरह से बैक नहीं करेगी, जो कि इसराइल के जो एक्टिव बैकर में से इस तरह से अमेरिका को कंसिडर किया जाता था। अब मेरे ख्याल से अमेरिकी साइड ने इस बात को बहुत अच्छी तरह जज कर लिया है, बावर करवा लिया है कि इसराइल एक स्पॉइलर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर या खत्ते में अमन के हवाले से, और उस स्पॉइलर को लेके ये इख्तियार नहीं दिया जाएगा उस स्पॉइलर को कि किसी ना किसी तरह बातचीत के सिलसिले को डीरेल करे। और यही फोकस जो है वो रहेगा भी। और इसी वजह से इन्होंने जो डी कॉन्फ्लिक्टिंग मैकेनिज्म्स बनाए हैं, सेल्स बनाए हैं और कम्युनिकेशन चैनल्स को जो खोलने की बात की गई है, वो इसी तनाजुर के अंदर की गई है कि किसी ना किसी तरह कोई मिस एडवेंचर या कोई मिस कम्युनिकेशन अगर कोई अराइज होता है तो उसको एड्रेस कर लिया जाए जी। अच्छा, अब जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि सेल्स बनाए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स बनाए जा रहे हैं, किस हद तक मौसर होंगे ये चैनल्स और ये जो भी सेल बनाए जा रहे हैं और इनका फ्रेमवर्क क्या पेश किया गया है? देखिए, मौसर तो होंगे ये मेरे ख्याल से, क्योंकि तमाम तर सालसीन इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो इनकी एफिकेसी को और चैलेंज नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से चैलेंज इससे नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो ये सेल अभी ही बने हैं, दूसरा ये इन द बैकड्रॉप ऑफ द नेगोशिएशन, जो हाइटेंड नेगोशिएशन है वो ये सेल्स बन रहे हैं। तो उस तनाजुर के अंदर मेरे ख्याल से ये जो इसका जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होगा, रादर एहतसाब का जो मैकेनिज्म होगा, उसमें पाकिस्तान बतौर सालिस जो है और बतौर गारंटर एंड बतौर विटनेस भी शामिल है। तो पाकिस्तान ही उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा होगा। और पाकिस्तान और कतर समेत जो पाकिस्तान और कतर जो है उसके जिसे कहते हैं ना कि ओवर साइड पार्टनर्स होंगे या इंस्पेक्टर्स होंगे, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से। तो मेरे ख्याल से उस तनाजुर के अंदर एक ओनस जो है, अमन के लिए ओनस तमाम तर साइडों की तरफ लाई करता है और तमाम तर साइडें चाहती हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज ना हो कि जहाँ से मामला खराबी की तरफ जा सके जी। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि दोनों फरीक ये चाहते हैं कि मामला जो है वो ख़राब ना हो और अंडरस्टैंडिंग जो है एक म्यूचुअल बिल्ड की जाए। अच्छा अनस साहब, हमने देखा कि जैसे मुज़ाकरात में पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार था वो बहुत अहम रहा और पाकिस्तान को बिल्कुल जो है सेंटर स्टेज दिया गया। जब इवन हम कल सेंटर देख रहे थे, सीटिंग भी देख रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से जो नशिस्त थी, तो पाकिस्तान और कतर को बिल्कुल मरकज़ी जो है किरदार दिया गया, मरकज़ी नशिस्तें दी गई। एक तो इस पर रोशनी डालिएगा, क्या समझते हैं आप पाकिस्तान का कितना मरकज़ी किरदार रहा और अब इस मरकज़ी किरदार के चलते पाकिस्तान के ऊपर आगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मुस्तकबिल में जो आयद होंगी? देखिए, पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार तो रहेगा और पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार इसीलिए है कि पाकिस्तान का इनिशिएटिव है ये पूरा का पूरा। इतने अरसे से, इतने दिनों से ये जो सारे मामला चल रहे हैं 12 मार्च से लेकर आज तक,
वो पाकिस्तान का इनिशिएटिव ही है, और तो उसी तनाजुर के अंदर ये पर्टिकुलर चीजें तो है वो हमें चलती हुई नजर आएंगी। जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से बढ़ जाती है, वो बढ़ती इस तनाजुर के अंदर है कि पाकिस्तान ने अब दोनों फरीकैन को या दोनों पार्टीज को ये बात बावर करवानी है। अच्छा अनस, जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं और इस खित्ते की स्पेशली जब बात करते हैं, तो इसमें एक बहुत मिडल ईस्ट जो है उसको काफ़ी इफेक्ट हुआ, चाहे वो अमेरिकन बेसिस के होने से था या जो भी रिस्पॉन्स किया गया ईरान की जानिब से सब के अंदर। सबसे पहले तो इस पर नज़र डालिएगा कि हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि ईरान ने जितना मुंह तोड़ जवाब दिया इस पूरी जंग के अंदर अमेरिका को, क्योंकि ईरान जो है एक अंडरडॉग के तौर पर सामने आया इस पूरी जंग के अंदर, ये उस सूरत हाल में दिया जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, ईरान फ्री ऑयल ट्रेड नहीं कर पा रहा, और अब जो हमारे पास ये 14 निकात आ रहे हैं, जो भी ये MOU इनके दरमियान साइन हुए, इसके चलते जो है ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान से सारी सैंक्शंस हटा दी जाएंगी और उसकी डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। तो कहते हैं ना कि जो कैद शेर है अगर वो इतना खतरनाक है तो खुला शेर कितना खतरनाक हो सकता है। मिडिल ईस्ट के सब के अंदर क्या किरदार था? इज मिडिल ईस्ट द पार्टनर्स, द US allies in मिडिल ईस्ट, आर दे वेरी कंफर्टेबल विद दिस डील? इट डजंट रियली मैटर कि मिडिल ईस्ट का क्या किरदार था। मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक जो हैं वो शायद इस फेवर में ना हों, और कुछ ममालिक जो हैं वो बिल्कुल ही, जैसे कि कतर भी पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट है, तो कतर ने हमने देखा कि उसने एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है। तो उस पर्सपेक्टिव के अंदर, एज आई सेड, उस पर्सपेक्टिव में ये हमें जहन में रखना होगा ये बात कि हाउ वेल थिंग्स प्रोसीड। ईरान मेरे ख्याल से क्योंकि कमिट कर रहा है कि वो न्यूक्लियर एम्बिशंस की तरफ नहीं जाएगा, मिसाइल प्रोग्राम को लेके थोड़ी बहुत बात होगी, तो उस तनाजुर के अंदर मेरे ख्याल से, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि मामला जो हैं वो हमें आगे चलते हुए नजर आएंगे। और अगेन कैद शेर की आपने बात की, लेकिन कैद शेर के अलावा अगर हम उसको उस तरह देखें कि ईरान ने अब पिछले 47 सालों के अंदर सैंक्शंस के बावजूद अपनी सारी जो डेवलपमेंट्स की हैं, मिलिट्री डेवलपमेंट्स की हैं, तो वहां पर कोई डार्थ ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास फ्यूरी ऑफ रिसोर्सेज है, उनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज हमें नजर आते हैं, फ्लरी ऑफ रिसोर्सेज नजर आती है, टैलेंट भी उनके पास काफी ज्यादा है। तो टैलेंट को सैंक्शन से आप कैद नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ईरान का फोकस अभी भी ये होगा कि अपनी सेल्फ डिफेंस में जितनी चीजें कर सकता है, जितनी चीजें बिल्ड कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादातर कर ले। जी ठीक है, आप ये समझते हैं कि ईरान अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अच्छा अनस, ये बताइएगा कि जैसे कि मुज़ाकरात के चलते भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आया जिसने ज़ाहिर एक तहलका मचा दी, और कहीं ना कहीं अमेरिका को उसमें जो है वो एम्बेरसमेंट का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी वफ़द जो है वो उस वक्त मुज़ाकराती टेबल पे बैठा था और इस तरह की ट्वीट आ गई, और मेरे ख्याल से उसका जिक्र भी किया गया। काफ़ी आउटलेट्स ने बताया कि ईरान की तरफ से काफ़ी एहतजाज किया गया कि इस किस्म के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, वो भी तब जबकि मुज़ाकरात का अमल जो है वो रवा दवा है। आपको क्या लगता है कि जो अमरीकी सदर है, हम देखते हैं कि उनकी तरफ से एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स जो हैं वो इस तरह से की जाती हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि आई एम गोना वाइप आउट द एंटायर सिविलाइजेशन, और अब इस सब अमल के चलते उनकी जो रीसेंट ट्वीट्स थी उसमें यही कहा जा रहा था कि वी विल हिट हार्डर। ठीक है, इस तरह की बातें की जा रही थी। आपको लगता है कि इस तरह का एटीट्यूड जो है वो मुज़ाकरात के अमल को कहीं ना कहीं अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करता है। ऐसी चीजें, ऐसे बयानात जो है वो मुज़ाकरात के अमल को अफेक्ट करते हैं। और उसकी एक तनाजुर में एक एग्जाम्पल जो है या आपके सामने इस तरह से है कि कल जब मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, क्वाड्रिलैटरल मीटिंग चल रही थी, 4 फरीकी मुज़ाकरात चल रहे थे, तो उसी दौरान ही ये प्रेसिडेंट ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को दिया गया इंटरव्यू आया, जिसके नतीजे में ईरानी एक नेगोशिएटर ने अपना मोबाइल के ऊपर वो पढ़ के सुनाया और कहा कि हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पे आपके सदर हमें धमकियां लगा रहे हैं। और उसके बाद ईरानी साइड ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया। तो मुज़ाकरात का अमल बिल्कुल साबुताज जरूर हो सकता है, डीरेल करने की कोशिश होगी, लेकिन हो सकती है, लेकिन दोनों साइड नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से मुज़ाकरात डीरेल हो। और उसी के तनाजुर में ये दफा के वो इतनी दूर आए, स्विट्जरलैंड आए, बातचीत की, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर बातचीत की, तो उसको सिग्निफाई करती है कि जी किस पॉइंट के ऊपर चीजें चल रही हैं और दोनों फरीकैन सीरियस हैं कि किसी न किसी तरह मुज़ाकरात का मामला या पूरे मामला जो हैं वो डीरेल ना हो सके।
अच्छा नस, दोनों फरीकैन जो हैं वो सीरियस तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है ना बेएतमादी या बेयकीनी की सूरत हाल कैफियत नज़र आती है दोनों को एक दूसरे को लेकर। जैसे कि हम कल भी देख रहे थे मुज़ाकरात के अमल में दोनों वफूद जो हैं वो साथ बैठने से या साथ तस्वीरें खिंचवाने से जो है वो गुरेज कर रहे थे। आपको क्या लगता है कब ये आइस ब्रेक होगी और एक यकीन की जो फ़िज़ा जो है दोनों फरीकैन के दरमियान, क्योंकि ऑब्वियसली मुआहदा इनके दरमियान है तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टीज इन दिस, क्या लगता है कि किस तरह ये आगे बढ़ सकेंगे? देखिए, दोनों फरीकैन अभी क्योंकि गैप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो ये है कि अगला जो मुज़ाकरात का अमल होगा, जब तक मेरे ख़्याल से आयतुल्लाह अली ख़amenei के फ्यूनरल नहीं हो जाता, उनका जनाज़ा नहीं हो जाता और उस तनाज़ुर के अंदर जो है मामलात आगे नहीं चलेंगे। मेरे ख़्याल से ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि बातचीत का सिलसिला उस वक्त रिज्यूम हो सकता है या बातचीत के सिलसिले इन पर्सन बातचीत का सिलसिला जो है वो उसी वक्त चलेगा जब एज़मात साजी का माहौल जो है वो डेवलप हो जाएगा और उस तनाजुर के अंदर हमें यही नजर आएगा कि थोड़े बहुत 3 रैक्स जो हैं वो मीट होंगे, उसके बाद ही कोई बाकायदा तस्वीर या कुछ सूरत हाल जो है वो सामने आ सकेगी। जी, यानी आपको लगता है कि अभी बर्फ पिघलने में वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया अनस हमारा साथ देने के लिए।